उज्जैन में शनिवार को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम से संबोधित किया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने योग के लाभों पर बल देते हुए आम जन को दैनिक योग की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि अपने खान पान में उपयोग होने वाले तेल का उपयोग कम करें और हेल्दी फूड को अपनाएं। जिले का मुख्य आयोजन कालिदास अकादमी परिसर में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों के साथ जनप्रतिनिधि, अधिकारी और संस्थाओं के सदस्य शामिल हुए। मुख्य आयोजन में प्रभारी मंत्री गौतम टटवाल, महापौर मुकेश टटवाल, सांसद बाल योगी उमेश नाथ, संभागायुक्त संजय गुप्ता, कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा के साथ 3000 विद्यार्थी शामिल हुए। प्रभारी मंत्री गौतम टटवाल ने कहा कि योग का महत्व न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है, बल्कि यह मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाएं और इसके लाभों को अनुभव करें। योग कार्यक्रम में स्कूली बच्चे, पुलिस बल, नगर निगम कर्मी, स्वयंसेवी संगठन, एनसीसी, एनएसएस कैडेट्स और आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रभारी मंत्री गौतम टटवाल ने कहा कि योग से मन को शांति मिलती है और आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश योग के इस कार्यक्रम में हमेशा नंबर 1 रहेगा। योग के कारण जो अंदर की और बाहरी आंतरिक जो हमारी मन की अशांति है, उसको शांत करने का काम योग करता है। शरीर से स्वस्थ रहेंगे तो मन मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, मन मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो आत्मा स्वस्थ रहेगी, और आत्मा स्वस्थ रहेगी तो परमात्मा से मिलन भी होगा और हमारी दिनचर्या भी श्रेष्ठ होगी। मैं इस योग दिवस के अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उज्जैन में शिप्रा नदी तट पर एक अनूठा जल योग का आयोजन किया गया। इसमें तैराकी सीख चुके बच्चों ने पानी के भीतर विभिन्न योगासन और मुद्राएं प्रदर्शित की। तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने बताया कि जल में योग करना एक अनूठी कला है और इसे शिप्रा के पावन तट पर प्रस्तुत करना एक विशेष महत्व रखता है। इस शिविर में 6 से 7 साल की उम्र से लेकर 18 से 19 साल तक के युवा शामिल हुए, जिन्होंने अपनी क्षमताओं के अनुसार अलग अलग योगासन सीखे। बच्चों ने जल में योगासन करते हुए एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर और पिरामिड जैसी रचनात्मक आकृतियां बनाकर योगासन मुद्राएं की। ये आयोजन बच्चों के लिए एक रोमांचक और यादगार अनुभव साबित हुआ, जिससे उन्हें लग रहा था कि ये कुछ नया और विशेष है। डॉक्टर भोजराज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को योग दिवस पर ही नहीं, रोज 1 घंटे का समय निकाल कर योग करना चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। योग करने से शारीरिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य में कई फायदे होते हैं। ये तनाव कम करने, लचीलापन बढ़ाने, मांसपेशियों को मजबूत करने और एकाग्रता में सुधार करने में मदद करता है। योग दिवस तो खैर आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और एक सब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था, तो इसके लिए तो कि एक जागरूकता पैदा करना कि हर एक के अंदर, और एक दिवस के रूप में नहीं, ये तो हर दिन अपने को 1 घंटा समय निकालना चाहिए। अपने को 1 घंटा अपने देह के लिए, मैंने बॉडी के लिए अपने को 1 घंटा देना चाहिए, और इससे अपना पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, अपनी हमारी पूरी दिनचर्या स्वस्थ रहती है, हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है हमारा। और यही नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनते हैं। डिप्रेशन वगैरह जो होती है, परेशानियाँ होती हैं, मानसिक परेशानी होती है, वो भी इससे कंट्रोल होती हैं। और इसलिए योग तो एक पार्ट होना चाहिए लाइफ का, अपने को करना चाहिए। उससे हॉस्पिटल्स पर जो भीड़ लगी रहती है, वो बहुत सी जो आजकल जो लाइफ स्टाइल डिसीज बढ़ रही हैं, उसको अपन इससे ही कंट्रोल हो सकते हैं। बहुत कुछ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे और यहां एक कार्यक्रम में शामिल होकर महिदपुर तहसील गांव डोंगला में पहुंचे। डोंगला में उन्होंने अत्याधुनिक आचार्य वहार मिहिर तारामंडल का लोकार्पण किया। इस अत्याधुनिक तारामंडल में आधुनिक खगोल विज्ञान के रहस्यों के बारे में डोंगला आने वाले बच्चों और आगंतुकों को
4K फिल्म के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने डोंगला में शंकु यंत्र का विज्ञान भी जाना। उन्होंने शंकु यंत्र पर परछाई परिचालन व्यवस्था में शून्य होती परछाई को देखा और उपस्थित सभी को सूर्य परिचालन समझाया। शंकु यंत्र एक प्राचीन खगोलीय उपकरण है जो सूर्य की स्थिति और गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ भी किया। इस कार्यशाला में देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और शिक्षाविद शामिल हुए और भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक विज्ञान के समन्वय पर विस्तार से विचार विमर्श किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, जनप्रतिनिधि राजेश धाकड़, बहादुर सिंह चौहान, महानिदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद डॉक्टर अनिल धाकड़, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, शिव कुमार शर्मा, विद्यार्थी आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उपस्थित सभी को सूर्य परिचालन और खगोलीय विज्ञान की जानकारी समझाई। उन्होंने कहा कि उज्जैन की प्राचीन धरोहर और ज्ञान परंपरा को संरक्षित और प्रचारित करना हमारी जिम्मेदारी है। डोंगला में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैन काल गणना का सबसे बड़ा केंद्र है। आज सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो गया है। ये हर साल होने वाली महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। ये हमारा सौभाग्य है कि इसका केंद्र उज्जैन है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि काल गणना के काल के केंद्र उज्जैन को एक बार फिर दुनिया के मानचित्र पर स्थापित किया जाए। दिनों रात बड़ा होता है, ये रात में कौन देखने जाए? ये रात बड़ी है या दिन बड़ा है? दोनों के लिए दिन बड़ा है तो दिन की छाया की दृष्टि से ये अपने आकार कितना बड़ा दिखेगा, ये आज वाला दिन है। और रात के समय हमारा दिन छोटा हो जाता है तो दिन भर, लेकिन एक खास बात है कि ये जो छाया सुबह सूर्योदय के समय आओगे तो नहीं से सूर्य और कुछ दिन भर इस लाइन को नहीं। ये जो शंकु यंत्र है ये अपने ऋषि मुनियों ने बनाया और इसके आधार पर ऊपर की गति देखने की, नीचे देखने। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का महत्व रेखांकित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी विरासत से विकास की जब बात कर रहे हैं तो सरकार के माध्यम से वो सब ज्ञान विज्ञान जो प्राचीन काल से धरोहर के रूप में हमारे पास आज उसको आज की कसौटी पे अगर कसा जाए तो आज भी वो खरा उतरता है। उसी सिलसिले में काल की गणना उज्जैन से होती है। जब काल की नगरी मतलब महाकाल की नगरी और काल मतलब समय, तो समय की शुद्धता की गणना की दृष्टि से हजारों साल से भारत दुनिया के लिए आदर्श रहा है। और ऐसे में भारत के अंदर सेंटर पॉइंट अगर पृथ्वी का देखा जाए तो ये आदिकाल से ऋषि मुनियों के आर्यभट्ट के पहले से उज्जैन उसका केंद्र माना जाता है। ऐसे में 21 जून और 22 दिसंबर जब आज कर्क संक्रांति है और कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक के बीच के अंदर सूर्य की गति को ऊपर देखने के लिए नीचे पृथ्वी पे गोला बना करके शंकु यंत्र बना करके उसकी छाया से सूर्य देवता की गति देख करके आज सूर्यनारायण उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाएंगे। अर्थात आज दिन सबसे बड़ा रहेगा और जब सबसे बड़ी रात रहेगी 22 दिसंबर, ये दोनों की लाइनों को अपनी आंखों से हम या बगैर किसी आधुनिक यंत्र के प्राचीन यंत्र से देख सकते हैं। और आधुनिक यंत्रों से भी मालूम पड़ता है कि सूर्य ने अपनी उत्तरायण या दक्षिणायन की गति को पकड़ा है। ऐसे में ये इस साइंस के इस खासकर समय सिद्धांत की दृष्टि से सूर्य सिद्धांत के आधार पर गणना करने वाले पंचांग को बनाने के लिए जब हमारे वर्ष का पहला दिन का आकलन करते हैं, ऐसे में वो पहले दिन के आकलन करने का सर्वाधिक शुद्ध समय की गणना का जो शास्त्र है उस दृष्टि से भी आधुनिक दृष्टि से भी मैं मान के चलता हूँ कि इसमें कई एशिया के देश भी भारत के इस विचार के साथ है, विद्वानों के साथ है कि ग्रीनविच से जो स्टैंडर्ड टाइम तय करते वो गलत है। रात की 12 बजे दुनिया में कहीं समय तय नहीं होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय की गति यही हमारे लिए सदैव आदर्श रही है। उस नाते से इस स्थान की महत्ता बनाने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, IIT इंदौर, फिजिक्स डिपार्टमेंट
के सभी कई प्रकार की यूनिवर्सिटी कई ने MOU करके यहाँ ये रिसर्च के इस केंद्र को बढ़ाते हुए भविष्य में इसको स्टैंडर्ड टाइम के लिए आदर्श केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उज्जैन में 21 जून को एक विशेष खगोलीय घटना देखने को मिली, जब 12:28 पर परछाई गायब हो गई। शासकीय जीवाजीगंज वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि ये घटना सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण हुई है। डॉक्टर गुप्त ने बताया कि 21 जून को सूर्य अपनी अधिकतम उत्तरी स्थित कर्क रेखा पर होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा तथा रात्रि सबसे छोटी होती है। इसके बाद सूर्य की गति दक्षिण की ओर दृष्टिगोचर होगी, जिसे दक्षिणायन का प्रारंभ कहते हैं। शासकीय जीवाजी वेधशाला में इस खगोलीय घटना को शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष देखा गया। डॉक्टर गुप्त ने बताया कि सायन गणना के अनुसार 21 जून को सूर्य कर्क राशि में 0.09 कला और 02 विकला पर था। 21 जून को उज्जैन में सूर्योदय प्रातः 5:42 पर हुआ और सूर्यास्त सायं 7:16 पर होगा। इस प्रकार दिन 13 घंटे 34 मिनट और रात्रि 10 घंटे 26 मिनट की रहेगी। इस प्रकार का दिन सबसे बड़ा और रात्रि सबसे छोटी होती है। डॉक्टर गुप्त ने बताया कि ये घटना पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होती है। सूर्य की स्थिति और गति के कारण ये घटना होती है, जो वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। वेधशाला में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्होंने इस घटना को प्रत्यक्ष देखा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 23.5 डिग्री झुकी हुई स्थिति में परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है। इस वर्ष 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है। आज के दिन सूर्य की स्थिति 23.26 कला और 17.86 विकला है। क्योंकि उज्जैन कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है, इस कारण स्थानीय समय 12 बजे, जो मानक समय के अनुसार 12:28 पर है, परछाई कुछ समय के लिए शून्य होने की स्थिति दृष्टिगोचर हुई। क्योंकि आज के दिन बादल खुला हुआ था, धूप के कारण वेधशाला में बहुत सारे जिज्ञासुओं ने इस खगोलीय घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। आज के बाद अब सूर्य दक्षिण की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा, जिसे दक्षिणायन का प्रारंभ कहते हैं। सायन गणना के अनुसार सूर्य कर्क राशि में भी प्रवेश किया है, जिसकी स्थिति 0.9 कला और 2 विकला है। क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, इस कारण दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी है। आज 13 घंटे 34 मिनट का दिन और 10 घंटे 26 मिनट की रात है। अब सूर्य जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाएगा तो दिन धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे और रातें बड़ी होने लगेंगी। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे। उज्जैन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज तिरुपति क्रिस्टल में स्थित भगवान श्री राम के मंदिर पहुंचकर राम अर्चन यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आहुति दी और टाटमबरी सरकार सहित संतों का आशीर्वाद लिया। यज्ञ में आहुति देने के लिए सीएम डॉक्टर यादव के पुत्र वैभव यादव और पुत्रवधू सहित महेश परियानी और परिवारजन शामिल हुए। सीएम डॉक्टर यादव ने इस दौरान संतों के साथ बैठकर चर्चा भी की और उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव डोंगला पहुंचे, जहां वे एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में टाटमबरी सरकार और संतों के साथ दर्शन किए हैं।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डोंगला में आज 12:32 पर परछाई गायब हुई। सूर्य नारायण अब उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर बढ़ेंगे। दुनिया इस बात को जानती है। आज पुनः स्थापित करने का अभियान चल रहा है। विरासत से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। उज्जैन का प्राचीन गौरव फिर लौटेगा। आज राम मंदिर पे राम अर्चन महायज्ञ था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे और उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चन किया एवं माननीय हमारे महाराज जी टाटा में सरकार जी का आशीर्वाद लिया। धन्यवाद। आज यहाँ भगवान श्री राम दरबार के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी है। परम पूज्य टाटम्बरी महाराज और बाकी सारे संतों के साथ मैंने दर्शन भी किए हैं और सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम करने के बाद दोपहर में 12:27 पे उज्जैन के पास डोंगला से जो ऑब्जर्वेटरी पे खासकर शंकु यंत्र के माध्यम से भगवान सूर्यनारायण की कक्षा बदलती है। दुनिया इस बात को जानती है। आज पुनर्स्थापित करने का अभियान चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास का यह बड़ा प्रतिमान रहेगा। खासकर आधुनिक साइंस की दृष्टि से भविष्य में स्टैंडर्ड टाइम तय करने के लिए उज्जैन का वो प्राचीन गौरव फिर लौटे, इस कामना के साथ मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। भोपाल में आयोजित सम्मेलन में उज्जैन की कपिला गौशाला को सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निगम आयुक्त आशीष पाठक को गौशाला संचालन को लेकर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में मध्य प्रदेश के सभी गौशाला संचालक का सम्मेलन बुलाया था, जिसमें पूरे प्रदेश के गौशाला संचालित करने वाले पशुपालक और संचालक शामिल हुए। इस सम्मेलन में उज्जैन के रत्नाखेड़ी स्थित नगर निगम की कपिला गौशाला पूरे मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर आई। उज्जैन नगर निगम की कपिला गौशाला को 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। इस अवसर पर उज्जैन नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक, स्वामी अच्युतानंद महाराज और मनोज मौर्य ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से पुरस्कार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौशाला संचालन के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में गौशाला संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पशुपालकों और संचालकों को सम्मानित किया गया। उज्जैन की कपिला गौशाला की उपलब्धि से शहर के पशुपालकों और गौशाला संचालकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस उपलब्धि के लिए गौशाला संचालकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान पुरस्कार संस्थागत श्रेणी वर्ष 2022-23 में द्वितीय पुरस्कार की 3 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर जब हमारे राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन की बात कर रहे हैं और यहाँ अलग अलग प्रकार की गौशालाओं के माध्यम से आप सबसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये बात तो सही है कि हमारे बीच में हमारा अपना जन्म भले अपनी माता ने दिया और हमारी माता की अपनी सीमा है, लेकिन जहाँ माँ की सीमा समाप्त होती है वहां से गौ माता की सीमा चालू होती है। ये अलग प्रकार की हमारी संस्कृति है। इसलिए हमारे घर के अंदर भी अन्न की अगर रोटी बनती है तो पहली रोटी पे हक हमारी गौ माता का होता है। ये हमारी संस्कृति है। ये प्रकृति से हमको जोड़ने का काम भी करती है। गौ माता का भी जीवन देखो, अपने बच्चे के लिए भी दूध देती है, लेकिन हमारे लिए भी अमृत बचा के रखती है। उज्जैन पुलिस ने महाकालेश्वर भक्त निवास के नाम से श्रद्धालुओं को ठगने वाली 7 फर्जी वेबसाइट को बंद कराया है। ये वेबसाइटें श्रद्धालुओं से ऑनलाइन ठगी कर रही थी। पुलिस ने इन वेबसाइटों की जानकारी जुटाकर इन्हें बंद करवा दिया है और भविष्य में भी इस नाम से कोई सक्रिय न हो इसकी व्यवस्था की है। महाकाल मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ठगी के लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं। कभी श्रद्धालु ठहरने के नाम पर होटल की फर्जी वेबसाइट से ठगे जा रहे हैं तो कभी भस्मारती के नाम पर। एसपी प्रदीप शर्मा ने खुद मोर्चा संभाला और जांच शुरू की।
पुलिस ने इन वेबसाइटों की जानकारी जुटाकर इन्हें बंद करवा दिया है। साथ ही तकनीकी टीम के माध्यम से ये व्यवस्था भी की है कि भविष्य में भी इस नाम से कोई फिर से सक्रिय ना हो सके। आईटी सेल और महाकाल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि भविष्य में इस प्रकार की साइबर अपराधों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और आमजन को सतर्क व जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन बुकिंग करते समय सावधानी बरतें और फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें। हमारा साइबर सेल लगातार सक्रिय रहकर महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाएं, चाहे शासकीय हो चाहे गैर शासकीय हो, उनके संबंध में लगातार कार्रवाई कर रहा है। अभी कुछ दिनों से हम लोगों को शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि महाकालेश्वर भक्त निवास के नाम से फर्जी वेबसाइट्स के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। हमने हमारी साइबर की टीम ने और सीएसपी महाकाल इन्होंने पूरा गूगल पे सर्च किया और उसके बाद ऐसी 9 वेबसाइट्स को टर्न डाउन कराया है। इनके जो डोमेन प्रोवाइडर्स हैं उनसे भी संपर्क किया है। इसके साथ ही हमारे आईटी सेल ने जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जैसे इंस्टाग्राम और अन्य फेसबुक एक्सेट्रा, इन सब पर भी जो इस तरह के पेजेस चल रहे थे उन सबको रिपोर्ट करके उन सबको बंद कराया है और इनके संबंध में एडवाइजरीज भी जारी की है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह की किसी भी फर्जी वेबसाइट्स पर किसी भी प्रकार का पेमेंट ना करें, केवल ऑथराइज्ड पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही पेमेंट करें। हमने महाकालेश्वर भक्त निवास की जो प्रबंध समिति है उससे भी संपर्क किया और उनके आईटी के जो डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर बुला के जो उनकी वेबसाइट में कमियां हैं उसके बारे में अवगत कराया और उसमें जो सुधार किया जा रहा है उसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उज्जैन में मकान बनाने के पैसे नहीं देने की बात को लेकर ठेकेदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल ठेकेदार राजा शाह का उज्जैन के जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। चिमनगंज थाना क्षेत्र में मकान निर्माण की बात पर विवाद के बाद तलवार से मारपीट का मामला सामने आया है। घायल ठेकेदार राजा शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 210 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मकान निर्माण का सौदा हुआ था। अब मकान निर्माण का आधा पेमेंट 1.5 लाख रुपए देने के बाद मकान मालिक ने बाकी के पैसे देना बंद कर दिए। इसी के चलते राजा शाह ने मकान निर्माण का काम बंद कर दिया। जब मकान मालिक ने ठेकेदार को मकान बनाने के लिए दबाव बनाने लगा तो ठेकेदार ने कहा कि पहले पैसे देने होंगे, फिर मकान का निर्माण शुरू होगा। इसी बात को लेकर मकान मालिक ने ठेकेदार को अपने घर पर बात करने के लिए बुलाया और ठेकेदार पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में ठेकेदार को गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। ये प्रॉब्लम रहती, मैंने मकान का काम लिया था उसका 210 रुपये स्क्वायर फीट में छत नपती में मैंने 1400 फीट छत डाली उसकी। मेरे पास सिर्फ उनने 1.5 लाख रुपए दिया। अभी मेरे 1.5 लाख रुपए और रुके हुए थे, मैंने काम बंद कर दिया इस काम के पैसे के पीछे। तो उनने मेरे को रात को 9:30 बजे बुलाया घर पे और मुझे बात करना, मेरे चाचा होना आए। मैं गया, मैंने बात करी, बोले काम, तो मैंने कहा पहला पैसे दे फिर काम लगूँगा। तो उन्होंने बोला पैसा इसे तो नहीं है। और उसके छोरे ने, भूरा ने और अल्फेज ने पाइप और तलवार निकाल के मेरे पे हमला कर दिया। ये मित्री नगर मेरे घर के थोड़ी से आगे काम लगा रखा था मैं। मई के हैं। उज्जैन जावरा एक्सेस कंट्रोल हाईवे के निर्माण के लिए अब पुनः टेंडर बुलाए गए हैं। बंसल ग्रुप द्वारा ठेका छोड़ने के बाद ये निर्णय लिया गया है। करीब 5017 करोड़ की लागत से बनने वाले 102 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण एमपीआरडीसी द्वारा किया जाना है। इस प्रोजेक्ट को लेकर शुरू से ही कुछ किसान जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध में थे। विरोध के कारण मुआवजा राशि और डिजाइन आदि अलग अलग रहे हैं, जिनका जिक्र करते हुए किसान आपत्ति जताते आ रहे थे। अब दोबारा टेंडर होने से इस प्रोजेक्ट का काम फिर लेट हो रहा है। एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक एसके मनवानी ने बताया कि उज्जैन जावरा हाईवे के लिए पुनः टेंडर बुलाए जा रहे हैं। जल्द ही टेंडर होने से काम शुरू किया जा सकेगा। अभी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है। नए टेंडर के बाद उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। इससे उज्जैन और जावरा के बीच यातायात की सुविधा में सुधार होगा और क्षेत्र के विकास को भी गति मिल सकेगी।
उज्जैन जावरा रोड का जो है धारा 21 तक जो है हमारा भूअर्जन कार्रवाई करीब करीब जो है 39 गाँव में हो चुकी है। इसके बाद अवार्ड की कार्रवाई अब जो है की जाएगी तथा जो है टेंडर भी जो है शीघ्र ही जो है लगाए जाएंगे, जिससे कार्य समय पर प्रारंभ हो सके। उज्जैन और इंदौर को जोड़ने वाली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत अब और करीब दिखाई दे रही है। मेट्रो कॉरपोरेशन की टीम ने उज्जैन कलेक्टर के साथ मीटिंग कर योजना की प्लानिंग पर चर्चा की है। मेट्रो प्रोजेक्ट का कार्य संभवतः उज्जैन से शुरू होगा। इसी सिलसिले में शुक्रवार को एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम उज्जैन पहुंची और जिला प्रशासन के साथ अहम बैठक की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा पहले ही प्रोजेक्ट की डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। एमपी मेट्रो का 5 सदस्यीय दल उज्जैन पहुंचा है, जिसमें एस.के. कृष्णा और जीएम आर.एस. राजपूत जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। टीम ने सबसे पहले उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह से मुलाकात की और मेट्रो के संभावित शुरुआती बिंदुओं का निरीक्षण किया। तकरीबन 1 घंटे चली इस मीटिंग में मेट्रो लाइन को उज्जैन के नए एलिवेटेड रूट से जोड़ने की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा हुई। इससे उज्जैन और इंदौर के बीच यातायात की सुविधा में सुधार होगा और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। जी, निश्चित रूप से आज मेट्रो के भोपाल से अधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अभी एक प्रारंभिक चर्चा हुई है। जैसे कि आपको विदित है जो हमारी एक एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है उसको भी मेट्रो से इंटीग्रेट करने का विषय आया है, तो उसके संबंध में चर्चा हुई है। सर्वे जो है टीम के द्वारा प्रारंभ की गई है। 7 गांवों के किसानों ने शिप्रा नदी पर बनाए जा रहे घाट और 6 लेन रोड के लिए जमीन का मुआवजा मार्केट रेट से दिए जाने की मांग की है। जिला संसाधन विभाग द्वारा करीब 29 किलोमीटर लंबाई में घाटों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। ठेकेदार फर्म फलोदी कंस्ट्रक्शन द्वारा घाट निर्माण शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को किसान इकट्ठा हुए और घाट किनारे की जमीन के बाजार मूल्य ज्यादा होने की बात करते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारी कार्यपालन अभियंता मयंक परमार को निर्माण स्थल पर बुलाया और अपनी बात रखी। किसानों ने शिप्रा नदी के घाट निर्माण के साथ 6 लेन रोड में प्रभावित हो रही उनकी जमीन को लेकर नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि जमीन का वर्तमान मूल्य ज्यादा है, जबकि उन्हें कलेक्टर गाइडलाइन के अनुरूप ही राशि दी जा रही है। गोठड़ा में विजय आंजना ने बताया कि 7 गांव के किसानों की जमीन इन निर्माण कार्यों की सीमा में आ रही है। किसानों को बाजार मूल्य के आधार पर ही राशि दी जानी चाहिए। इस संबंध में किसानों के प्रतिनिधि मंडल को शनिवार को एडीएम से चर्चा के लिए बुलाया गया है। किसानों का कहना है कि उनकी मांग का निराकरण नहीं किया गया तो वे गांव, जिला स्तर के साथ और कलेक्टोरेट पर प्रदर्शन करेंगे। उसके पहले वे प्रशासनिक अफसरों से चर्चा कर जानेंगे कि उन्हें कलेक्टर गाइडलाइन से ही राशि क्यों दी जा रही है। जब भी रोड का कोई कार्य होता है तो पहले सर्वेक्षण होता है, उस किसान को सूचना की जाती है, उसके बाद उसको पूरी खबर दी जाती है कि आपको इतना मुआवजा होगा, उसके दस्तखत लिए जाते हैं। अभी यहाँ पर किसी भी किसान के संज्ञान में नहीं है कि उसकी जमीन में किस तरीके से क्या कार्य किया जा रहा है। बस वो कार्य चल रहा है। किसानों को सूचना तो दी जानी चाहिए कम से कम कि भाई आपकी इतनी इतनी जमीन इस कार्य में जा रही है, आपको ये मुआवजा दिया जाएगा। उसकी सहमति तो लो। आप तो सीधा उस काम में कूद पड़े हैं और फिर नदियों में मिट्टी डाल रहे हैं, मट्टियों भी डाल रहे हैं, तो मशीनें बड़ी बड़ी पोखले ने मशीन। मेरा नाम अजीत सिंह आजना है, गांव सिकंदरी से। मुझे इस कार्य से ये आपत्ति है कि आप किसानों को सूचना कीजिए, उनको शामिलात करके इस कार्य को कीजिए। हम किसी विकास कार्य में बाधित बनना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हम तो हर कार्य में सहयोग दे रहे हैं कि सरकार का और किस प्रकार से हम साथ दें, पर यहाँ पर किसानों का जो दमन हो रहा है, किसानों के साथ जो अनीति हो रही है, उसको भी तो रोकना जरूरी है। अगर वह नहीं रुकेगी तो बाकी किसानों का अभी गाइडलाइन हमें तो नहीं बताया गया, बाकी हमने जानकारी ली है तो जो 15 साल पुराना 7,77,000 रुपए पर बीघा वो निर्धारित करी, तो उसमें क्या होगा, हमारा क्या होगा। और आज हमने पेपर में पढ़ा है कि 30 मीटर एक और सुपर कॉरिडोर कुछ निकल रहा है शिप्रा के पश्चिम साइड में होते हुए, तो वो भी तो हमारी मतलब बहुत सारी जमीनें आज घाट में जा रही है, कल रोड में जाएगी, परसों और दूसरा रोड चौड़ा होगा, ऐसे करके हमारी बहुत सारी जमीनें जाएगी। तो हमारी सभी गांवों वालों का यही है कि हमें कम से कम, हम काम को बाधा नहीं दे रहे, हम काम में कोई बाधा नहीं है और काम रोक भी नहीं रहे,
पर हमारा ये निवेदन है कलेक्टर साहब से कि जो उचित मूल्य है, कीमत है, जो सही साठ जमीनों की कीमत है वो दी जाए।